की स्पेशल क्लास जो थोड़ा हटकर है। इसमें आपको बताऊंगा कि चीन अब अंतरिक्ष में बच्चा पैदा करने का प्लान क्यों बना रहा है और चीन के बंदर अंतरिक्ष में जाकर क्या गुल खिलाने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की है। वहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। कहा जा रहा है कि 2025 से चीन की आबादी घटने लगेगी, जिससे चीन को चिंता भी। लेकिन इस चिंता को तो छोड़िए, चीन कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। चीन अंतरिक्ष में बच्चे पैदा करने का प्लान बना रहा है। चीन की स्पेस एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन से जुड़ी जानकारी पता लगाने के लिए बंदरों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की। सवाल यह है कि क्या बंदरों के बाद अगला एक्सपेरिमेंट इंसानों पर होगा और स्पेस बॉर्न बच्चे कैसे होंगे जो अंतरिक्ष में जाकर पैदा होंगे? वो धरती पर पैदा होने वाले बच्चों से कितने अलग होंगे और क्या वो स्पेस में आसानी से रह पाएंगे? ऐसा कुछ होगा क्या? चीन अब स्पेस में अपनी दुनिया बसाने के बारे में आगे सोच रहा है? क्या ये बच्चे जो अंतरिक्ष में पैदा होंगे धरती पर लौटकर जीवित रह पाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं। अंतरिक्ष में इंसानी बस्ती बसाने से पहले यह रिसर्च की जा रही है कि क्या अंतरिक्ष में प्रजनन हो सकता है। पता चला वहां जाके बस गए और फिर प्रजनन ही नहीं हो पाएगा, बच्चे नहीं पैदा हो पाएंगे, फिर क्या लौट के आइएगा बच्चा पैदा कर? तो चीन ने एक मिशन प्लान किया जिसके तहत अंतरिक्ष में लाइफ साइंस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाल ही में चीन का स्पेस स्टेशन तियांगोंग यह बनकर तैयार हुआ है। इसी स्पेस स्टेशन में प्रजनन से जुड़े एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। स्पेस स्टेशन में वेंटियन नाम से एक बड़ा कैप्सूल तैयार किया गया। स्पेस में प्रजनन की संभावना जानने के लिए अब बंदरों को चीन भेज रहा है कि जाओ जरा वहां बच्चे पैदा करके दिखाओ। बंदर जाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे। ये बंदर तियांगोंग स्पेस स्टेशन के वेंटियन बायोलॉजिकल कैप्सूल में रहेंगे। कैप्सूल जैसी चीज रहेगी, उसमें रहेंगे। जैसे ये भाई दिख रहा है ना, ये स्पेस सूट वगैरह पहन के जाएगा। कैसा जाएगा अभी और बताता हूं। यहां बंदरों को प्रजनन के लिए प्रेरित किया जाएगा और उनकी देखभाल भी की जाएगी। अब बंदर सोचिए, चाइनीज बंदर जाएगा, अब पता नहीं चाइनीज होगा कि कहीं और से मंगाएंगे, लेकिन बंदर जो है वो अंतरिक्ष में जाएगा बच्चे पैदा करने। चाइना को देखना है कि वो बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं अंतरिक्ष में। चीन के स्पेस स्टेशन में 6 एस्ट्रोनॉट्स के रुकने की जगह है। जब बंदर स्पेस स्टेशन जाएंगे तो उनको अलग कैप्सूल में रखा जाएगा। ऐसे में बड़ी चुनौती बंदरों को स्वस्थ रखने की होगी कि वो फिट रहें, क्योंकि बंदर को आप बोल तो नहीं सकते ना भाई कि तुमको ये फॉलो करना है, तुम कर लेना। जैसे यहां से एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनको पता है कैसे क्या करना है। बंदर को थोड़ी समझ में आ रहा है कि वो अंतरिक्ष में है। बंदर को ये थोड़ी समझ में आ रहा है कि वो पेड़ से पेड़ कूदता था, उड़ता था, उड़ते उड़ते जैसा लगता था, अब अंतरिक्ष में बिना पेड़ के उड़ रहा होगा ग्रेविटी में। तो उसका क्या, बंदर का तो दिमाग घूम जाएगा। और उसको क्या पता, उसको यहां बच्चे पैदा करने भेजा गया। एस्ट्रोनॉट्स पर बंदरों के देखभाल की जिम्मेदारी होगी। तुम देखो भाई ये लोग ठीक से रहे। बंदरों को खाना खिलाना एस्ट्रोनॉट करेगा, उनकी गंदगी को साफ करना होगा तो एस्ट्रोनॉट करेगा। बंदरों को शांत और खुश रखना भी एस्ट्रोनॉट के लिए चुनौती होगी। मतलब बंदर वहां राजा होगा, मजे करेगा, एस्ट्रोनॉट सब देखेगा कि ठीक से रहे। स्पेस तक का सफर करने के बाद बंदरों की सेहत की मॉनिटरिंग करनी होगी। जीरो ग्रेविटी में बंदरों के शरीर में क्या बदलाव आए ये टेस्ट किए जाएंगे। कैप्सूल के अंदर नर और मादा बंदर लड़ाई ना करें यह भी देखना होगा। कैप्सूल के अंदर बंदरों का व्यवहार बंदर जैसा ना हो। जैसे हम नहीं बच्चों को कहते हैं बंदर जैसा इधर से उधर ना उछलो, बैठो। लेकिन बंदर को थोड़ी बोलिएगा कि बंदर जैसा ना उछलो, तो बंदर ही है, वो तो उछलेगा ही। तो उसका व्यवहार बंदरों जैसा ना हो, मतलब कहने वाले बंदर जैसा, तो वो देखना होगा। बंदरों का व्यवहार क्या बदल रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है क्या, ये सब मॉनिटर होगा। रिप्रोडक्शन के लिए उचित माहौल तैयार करना होगा और यह भी देखना होगा कि बंदर उस समय खुश रहे। चीन ने अंतरिक्ष में प्रजनन की संभावना तलाश करने के लिए बंदरों को चुनने के पीछे क्या तर्क दिया वो भी सुनिए। वो कह रहा है कि बंदर इंसानों के पूर्वज हैं। कहा जाता ना कि हम सब पहले बंदर ही थे, तो बंदर कर लेगा तो इंसान भी कर लेगा।
विज्ञान के मुताबिक बंदर को इंसानों का सबसे करीबी जीव माना जाता है। यानी बंदर और इंसानों की जो शारीरिक संरचना है वो एक दूसरे से काफी मिलती है। बंदरों और इंसानों की प्रजनन प्रक्रिया में भी कई समानताएं, इसलिए लाइफ सेविंग दवाओं को अक्सर ह्यूमन ट्रायल से पहले बंदर पर आजमाया जाता है कि दवा पहले बंदर को खिलाओ, इस पे चल जाएगी तब इंसान को खिलाएंगे। दरअसल अंतरिक्ष में रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी तलाश करने की शुरुआत 90 के दशक से हो रही है। चाइना अकेला नहीं कर रहा। पहले हो चुके प्रयोगों को देखने के बाद ही चीन ने बंदरों को स्पेस में भेजने का फैसला किया और शायद इसके बाद अगला नंबर इंसानों का हो। आपको 90 के दशक में हुए एक महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में बताता हूं। 1994 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी जो नासा है, उसने एक जेलीफिश को अंतरिक्ष में भेज दिया। अच्छा, जेलीफिश को देखिए तो वो पानी में भी ऐसी लगती है जैसे अंतरिक्ष में तर रही, मजे ले ले। अब वो चली गई अंतरिक्ष। जेलीफिश समुद्री जीव होता है और वो इंसानों की तरह ग्रेविटी पर रिस्पॉन्स करता है। नासा क्या चाह रहा था कि ये पता चले कि स्पेस में जेलीफिश का प्रजनन कराया जाए और पृथ्वी पर लाया जाए तो देखेंगे ये हो सकता है। तो स्पेस में नासा ने जेलीफिश की ब्रीडिंग कराई और बेबी का नाम मून जेलीफिश रख दिया। मून जेलीफिश जीरो ग्रेविटी में भी जीवित रहा। जेलीफिश ने खुद को स्पेस के मुताबिक अडॉप्ट भी कर लिया, ढाल लिया खुद को। पृथ्वी पर वापस आने पर जेलीफिश को काफी परेशानी होने लगी। पृथ्वी की ग्रेविटी में मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही, लेकिन कुछ समय बाद जेलीफिश ने खुद को यहां भी ढाल लिया। जेलीफिश काफी हल्के होते हैं, लेकिन उन पर भी ग्रेविटी का असर पड़ता है। जेलीफिश के अंदर इंसानों की ही तरह गैविसेप्टर्स लगे होते हैं, जिससे वो पृथ्वी की ग्रेविटी के हिसाब से रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। जिस तरह से इंसानों के कानों में ग्रेविटी बैलेंस के लिए लिक्विड होता है, यहां लिक्विड होता है ग्रेविटी बैलेंस के, वैसे ही जेलीफिश में भी। इसी तरह से 90 के दशक में कई दूसरे जानवरों को स्पेस में भेजा गया और उनकी ब्रीडिंग कराई गई। भाई जेलीफिश तो बच्चा पैदा करके आ गई, रह गई, लेकिन ये इंसान कर पाएगा या नहीं, ये कनेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि जेलीफिश और इंसान में बड़ा फर्क था। तो फिर मछली भेजे, मेंढक भेजे, चूहे भेजे, इन सभी जानवरों के बच्चों ने खुद को स्पेस के हिसाब से अडॉप्ट किया और जब पृथ्वी पर वापस लाए गए तो पृथ्वी के माहौल में भी कुछ दिनों में ये ढल गए। हालांकि इनमें से ज्यादातर जानवर कुछ ही दिनों में मर गए थे, तो इसलिए पता नहीं चल पाया कि ये कितना लंबा चलेगा मामला। कई बार इसका मतलब यह हुआ कि जानवरों पर स्पेस में प्रयोग हो चुके हैं। अब नंबर आया है बंदरों का, जिनको चीन स्पेस में भेज रहा है। बंदरों ने भी जेलीफिश और चूहों की तरह रिस्पांस मिला, तो अगला नंबर इंसानों का होगा जो वहां जाकर बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन ऐसा होने से पहले बंदरों पर प्रयोग के 2 पॉइंट आपको समझने होंगे। पहला पॉइंट, जीरो ग्रेविटी यानी स्पेस में पैदा होने वाले बंदर खुद को स्पेस के माहौल में ढाल लें, यह जरूरी हो। दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर लौटकर बंदरों के बच्चे खुद को यहां की ग्रेविटी के हिसाब से अडॉप्ट कर लें, यह भी जरूरी होगा। अगर ऐसा होता है तो स्पेस में रिप्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी होने का रास्ता खुल जाएगा और शायद एक ऐसा इंसान पैदा कर लिया जाए जिससे जीरो ग्रेविटी और पृथ्वी की ग्रेविटी दोनों ही माहौल में रहने में कोई दिक्कत ना हो। अंतरिक्ष में रिप्रोडक्शन के अलावा भी कई और प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी आज आपको बताता हूं, क्योंकि इन प्रयोगों के बारे में जानकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड माइनिंग पर भी काम चल रहा है। एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्का पिंड होते हैं जो पत्थर, धूल और मिनरल से बने होते हैं। यानी इन एस्टेरॉयड की माइनिंग करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि सालाना 900 एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से होकर गुजरते हैं। और माइनिंग के प्रयोगों के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि एस्टेरॉयड के खनन से लाखों टन सोना और प्लैटिनम मिल सकता है। मतलब इंसान ने अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा, वहां उल्का पिंड हैं, उनको भी खंगाल रहा है कि इससे सोना प्लैटिनम कुछ मिल रहा है क्या, देखो जरा। यानी एक उल्का पिंड में अगर सोने का भंडार मिल गया तो यहां लोग माला माल। इसलिए इस तरह का प्रयोग चल रहा है कि उल्का पिंडों की भी माइनिंग की जाए। अंतरिक्ष में 16 साइकी नाम का एक एस्टेरॉयड है जहां सबसे ज्यादा सोना और प्लैटिनम है।
कहा जाता है कि उल्कापिंड में मौजूद सोना धरती के सभी देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। हालांकि उल्कापिंड खनन बहुत महंगी और लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि उल्कापिंडों की स्पीड बहुत तेज होती है। ऐसा नहीं गए कि वहां पे खड़ा है उल्कापिंड, गए ठोके, अरे सोना निकल आया। वो चल रहा है तेजी से, और खनन के लिए ऐसा प्रयोग करना होगा जिससे उल्कापिंडों की स्पीड के हिसाब से माइनिंग हो सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एस्टेरॉयड से अगर 60 ग्राम सामान लाना होगा तो इसमें लगभग $1 अरब का खर्च आएगा। $1 अरब। तो सोचिए, इतना सस्ता भी नहीं है। सोच रहे हैं कि अरे सोना मिल रहा, हम भी चलें क्या, या किसी को बोल दे भाई थोड़ा उधर से लेते आना। ऐसा नहीं चल रहा, बहुत महंगा काम है। वैसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इस काम में जुट गई। एस्टेरॉयड खनन के प्रयोग के अलावा आपको यह तो पता ही होगा कि अंतरिक्ष में टूरिज्म भी शुरू हो गया है। पिछले साल सितंबर में एलन मस्क की कंपनी, वही ट्विटर वाले भाई एलन मस्क, स्पेस एक्स ने 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा था। ये सभी नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्री हैं। इन सभी ने 4 दिन अंतरिक्ष में बिताए। एलन मस्क के अलावा अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की भी कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, और जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ये भी स्पेस टूरिज्म के फील्ड में है और लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवा रहे हैं। लेकिन थोड़ा मोटा खर्चा लगता है, हम और आप अभी उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हम लोग उनको जाते देखेंगे और मजा आया पूछेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाने की योजना पर भी काम चल रहा है। नासा ने चांद पर कॉलोनी बनाने की घोषणा की। अंतरिक्ष यात्री चांद पर बनी कॉलोनीज में रहेंगे और यहां पर खेती के साथ साथ दूसरे प्रयोग किए जाएंगे। अब यहां से ये नहीं होगा कि टेलीस्कोप लगा और वहां देख लेंगे कि आलू उगा कि नहीं उगा। अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन ये सब काम चल रहा है। पूरी दुनिया मान रही है कि आने वाला समय स्पेस टेक्नोलॉजी का है, और जिस देश का अंतरिक्ष में दबदबा होगा, दुनिया पर उसका प्रभाव उतना ज्यादा होगा। इसलिए अब स्पेस फोर्स भी तैयार की जा रही है, यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अलावा अब स्पेस फोर्स पर भी लोग काम कर रहे हैं, देश काम कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ईरान और चीन के पास स्पेस फोर्स है। स्पेस फोर्स का काम क्या है भाई? कि अंतरिक्ष मिशन के दौरान मदद करो, अंतरिक्ष मिशन के दौरान आने वाले खतरों को न्यूट्रलाइज करो। भारत के पास अभी कोई स्पेस फोर्स नहीं, लेकिन भारत में डिफेंस स्पेस एजेंसी है जिसमें तीनों सेनाओं के जवान और अधिकारी शामिल होते हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और इसका मुख्य काम है स्पेस वॉरफेयर और सैटेलाइट इंटेलिजेंस को ऑपरेट करना। मार्च 2019 में भारत ने इसी की तरह से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया। तो स्पेस में भी बहुत कुछ चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। ये सब बातें आपको जाननी चाहिए, इसलिए मुझे लगा आपको बता देता हूं स्पेस के बारे में।